हेलो बच्चों। तो अब तक हमने पढ़ा था सेनापति ने किस तरह के नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और नायक उसके सौंदर्य के स्वाभाविक सौंदर्य पर मोहित होता है। आगे हम पढ़ते हैं। को तू ध्यान करे तेरो गुणगान को आन की कहत आन ज्ञान बिसरायो है। तो सो उर्झाई मन गिरे मुरझाई सके कौन मुर सुरझाई का मरम न पायो है। सुदाते सरस ताको तेरो है दरस तेरे ताको न तरस सेनापति मन आयो है। तेरे हंसी हेरे हरी ही ऐसे हाल होत हला में हलाई मानो हला हल प्यायो है। शब्दार्थ लिख लो पहले। कोऊ कोहू मतलब कोई, तू तुम्हारा, आन अन्य, बिसरायो भुलाना, उलझाई उलझकर, मरम भेद या रहस्य, हाल हाला शराब, हलाई हिलाकर या मिलाकर, हलाहल विष या जहर, प्यायो पिलाना। तो यहाँ पर नायक की रूप माधुरी पर आसक्त होने पर नायिका विरहाग्नि से संतप्त हो जाती है और उसकी दशा को लक्ष्य देख करके सखी है वो नायक से जाकर के इस तरह की बात करती है जिसका वर्णन इसमें किया गया है। तो को तो ध्यान करे कि सखी या दूती नायक से कहती है कि विरह व्यथा से पीड़ित वह नायिका कभी तो तुम्हारा ध्यान करती है, तेरो गुणगान कोहू और कभी तुम्हारे गुणगान करती हैं। आन की कहत आन वह बात ही किसी और की करती है और किसी और के ज्ञान को भी वह बात वह किसी और की करती है और कुछ और ही निकल जाता है। ज्ञान बिसरायो है और इस तरह से वो ज्ञान को भी जो कहने वाली बात का ज्ञान होता है वो भी भूल जाती है। तो सो उलझाई तुम्हारे प्रेम के फंदे में उलझकर, मन गिरे मुरझाई उसका मन मुरझा गया है, सके कौन सुरझाई अब उसके मन को प्रेम के फंदे से कौन सुलझा सकता है। कहूँ मरम न पायो है ये भेद किसी को भी ज्ञात नहीं है या पता नहीं है। आगे फिर वो कहती है सुधाते सरस ताको तेरो है दरस तेरे, कि उसके लिए तो तुम्हारा दर्शन मिलन अमृत से भी अधिक सरस है, मधुर है। ताको न तरस सेनापति मन आयो है। सेनापति कवि कहते हैं कि ऐसी अनन्य प्रेमिका की व्यथा को सुनकर भी आपके मन में किसी प्रकार की उसकी व्यथा मिटाने के लिए तरस नहीं आ रहा है। तेरे हंसी हेरे हरी हे हरी एक बार आपको हंसकर देख लेने से ये ऐसे हाल होत हृदय की ऐसी विचित्र स्थिति हो जाती है या हो गई है। हाला में हलाई मानो हला हल प्यायो है। तो जैसे ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कि किसी ने शराब में जहर पे मिला करके तथा उसे खूब हिला करके मानो उसे पिला दिया हो। तो यहाँ पर अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। कवित छंद है। अगला चंद दूती मंद किन्ने नलिन मलिन तेहि तोते देव अंगनाऊ रंभादिक तर है। तोसी एक तू ही अरु तो से तेरे प्रतिबिंब सेनापति ऐसे सब कभी कह रहे। समूझे न वेई मेरे जान यूँ कहत जेई प्रतिबिंब वेह तेरे भेष निरंतर हैं। याते में बिचारी प्यारी परे दरपन बीच तेरे प्रतिबिंबों पे न तेरो पट तर हैं। तो यहाँ पर है, पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। दूती प्रकाश, नलिन कमल, और उसके बाद में है अंगनाऊ स्त्रियां, उसके बाद में है फिर जान समझ, बेई वे भी, तो अब हम पहले इसको देख लेते हैं, अर्थ करेंगे इसका। तो नायिका, इसमें भी नायिका के रूप सौंदर्य का ही चित्रण किया गया है बच्चों कि चंद दुति मंद किने, कि नायिका ने अपनी रूप छवि से चंद्रमा के प्रकाश को भी मंद कर दिया है।
नलिन मलिन ते ही, और कमल भी उसके सम्मुख मलिन प्रतीत होता है, यानी उसका मुख इतना सुंदर है कि कमल भी उसके मुख के सामने फीका लगता है। तोते देव अंगनाऊ रंभाधिक तर हैं, वह देवांगनाओं रंभा आदि से भी अधिक सुंदर है। तो सो एक तू ही, उसके समान एक संसार में एक वही एक है। और अरु तो से तेरे प्रतिबिंब, और उसके प्रतिबिंब उसके प्रतिबिंबों के ही समान हैं। सेनापति ऐसे सब कवि कहत रहे, कवि सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार सब कवि नायिका के रूप का वर्णन कर रहे हैं या इसी तरह की बात कहते हैं। समुझे न वेई मेरे जानियो कहत जेई, मेरी समझ में इस प्रकार जो कवि कहते हैं वे वास्तव में समझाते नहीं हैं। प्रतिबिंब वेह तेरे भेष निरंतर हैं, क्योंकि प्रतिबिंब तो एक ही होता है और उसमें आभूषण और वेशभूषा के रंग एवं सौंदर्य दिखाई नहीं देते हैं, तथा नायिका निरंतर वेश बदलती रहती है। या में बिचारी प्यारी परे दर्पण बीच, जबकि प्रतिबिंब एक ही होता है, इसलिए मैं विचार कर नायिका के दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के लिए कहता हूँ कि तेरे प्रतिबिंबों पे न तेरी पट्टर हैं, कि तेरे प्रतिबिंब ही तेरे समान नहीं हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास व्यतिरेक अनन्वय अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों, कवित छंद है। अगला है इसमें ग्रीष्म यानी ऋतु वर्णन आ रहा है। अब तो ऋतु वर्णन में पढ़ते हैं हम ग्रीष्म का यानी गर्मी का वर्णन, कि वृक्ष को तरनी तेज सहसो किरनी करी, ज्वालन के जाल विकराल बरखत हैं, तचती धरनी जग परति झरनी सीरी, छाह को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत हैं, सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, धमका बिखम जो न पात खरकत हैं, मेरी जान पोनो सीरी ठोर को पकड़ी कोनो घरी एक बैठी, कहूँ घामे बितवत है। तो यहाँ पर पहले हम शब्दार्थ देखेंगे कि वृक्ष मतलब होता है वृष राशि में जब आ जाते हैं, और वैसे वृक्ष भी होता है तरनी सूर्य, सहसो हजारों, तचती तपते हैं तपती है, धरनी धरती, झरनी लपटें, सीरी शीतल ठंडी, पंथी राहगीर, बीरमत ठहरते, धमका अत्यधिक उमस, बिखम भयंकर, पात पत्ते, खरकत खड़कते, पोनो हवा, सीरी शीतल, घामे धूप। तो कवि ग्रीष्म ऋतु आने पर सूर्य वृष राशि में रहते हैं, इस कारण इस समय सूर्य अपनी हजारों प्रखर तापयुक्त किरणों से अग्नि की लपटों का भयंकर समूह पृथ्वी पर बरसाता है, कि वृक्ष को तरनी तेज सहसो किरनी करी, कि हजारों किरणों सूर्य है वो वृष राशि में होने की वजह से अपने तेज को हजारों किरणों में परिवर्तित कर देता है, यानी प्रचंड रूप से तपने लगता है। ज्वालन के जाल विकराल बरखत है, और मानो उसकी हजारों किरणें हैं वो अग्नि की लपटों के समान भयंकर समूह धरती पर भयंकर है वो धरती पर बरसने लगती हैं। तचती धरनी पृथ्वी जलने और तपने लगती है, जग परति झरनी तथा सारा संसार गर्मी की लपटों से घिर जाता है, सीधी छाह को पकड़ी पंथी पंछी भी रमत है, और राहगीर और पक्षी ठंडी छाया को पकड़कर उसके नीचे विश्राम करते हैं। सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, सेनापति कवि कहते हैं कि थोड़ी सी दोपहर के ढलते ही धमका बिखम जो न पात खरकत है, तो थोड़ी सी दोपहरी के ढलते ही गर्मी का भीषण धमाका सा होता है, यानी उमस फैल जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों के पत्ते भी नहीं खड़कते हैं। मेरी जान पोनो सीरी ठोर को पकड़ी कोनो, तो ऐसी स्थिति को देखकर मुझे यह आभास होता है कि मेरी समझ में हवा भी उस समय किसी ठंडे स्थान का कोई कोना पकड़कर एक घड़ी के लिए घड़ी एक बैठी कहूँ घामे बितवत है, एक घड़ी के लिए कहीं धूप को व्यतीत करती है, यानी धूप छट जाए
इसके लिए वो किसी एक कोने को पकड़ करके छाया है वो विश्राम करती है। और हवा भी ठंडे स्थान पर धूप से बचने के लिए मानो ठहर जाती है। तो ऐसा ही एक पद बिहारी का भी हमने पढ़ा भी था कि कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग दिरघ जगत तपोवन सो कियो दिरघ दाग निधाग। और यहाँ पर ये तुलना का पद आएगा बच्चों यहाँ पर, और अनुप्रास स्वाभावोक्ति एवं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित्व छंद है। बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।